सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। और आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में क्षितिज पुस्तक के गद्य भाग का अध्ययन किया था, जिसमें आपने प्रेमचंद के फटे जूते के सभी मॉड्यूल के बारे में भली भांति अध्यापन कार्य किया था। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 विषय हिंदी की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 के पाठ संख्या 3 रीढ़ की हड्डी एकांकी के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए इस पाठ की अगली कहानी को जानने से पहले हम इस पाठ के लेखक का परिचय जान लेते हैं। तो लेखक का पूरा नाम है जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म सन 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के खुर्जा में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल और कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में ये नाटक लेखन, निर्देशन और अभिनय भी किया करते थे। यही शौक आगे चलकर सृजन में परिवर्तित हो गया। इनके नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर आधारित अनेक एकांकी और नाटक भी लिखे हैं। इनके द्वारा लिखे गए कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने इत्यादि हैं। और इनकी मृत्यु सन 1978 ईस्वी में हो गई थी। तो इस प्रकार से लेखक का परिचय रहा। और यह जो पाठ है रीढ़ की हड्डी, इस पाठ का परिचय हम थोड़ा सा जान लेते हैं। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी विधा में लिखी गई रचना है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में लड़का लड़की के बीच मौजूद भेदभाव को दर्शाया है। आज भी लड़कियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता चारों तरफ व्याप्त है। लेखक ने इस प्रकार यहाँ पर उन सभी कुरीतियों पर प्रहार किया है और प्रहार करते हुए लड़कियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है। शिक्षित होकर वे आत्मविश्वासी और साहसी बनती हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती जाती हैं और अपना भविष्य अधिक अच्छी तरह संभाल सकती हैं। लड़कियों को सजावट की वस्तु मानने वाले लोगों तथा दहेज के लोभियों को शिक्षित एवं अपने अधिकारों के प्रति सचेत लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए इस पाठ की अगली कहानी पर हम बढ़ते हैं। सर्वप्रथम लेखक बताता है कि रामस्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी करने के लिए एक साधारण सा कमरा सजा हुआ है और अपने नौकर के साथ वे अंदर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास करते हैं। लेखक कहता है कि नौकर कहता है, बाबू तख्त को मोड़ करके उधर लगा दें। नौकर बोला, बिछा दूं साहब। तब वह बोले, बाबू रामस्वरूप जी कि जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा? जब परमात्मा के यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूं साहब, बिछा दूं साहब, यही एक ही बात करते रहता है। बिछाओ।
अब नौकर ही हंसता है और तभी बाबू रामस्वरूप जी कहते हैं, अबे क्यों हंसता है? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। एक तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी। चद्दर विशेष रूप से ले आना, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ कमरे की सुंदरता निर्भर रहेगी। और जो कल धोबी के यहाँ से जो भी सामान धुलवा करके आया है, सब कुछ लेके आना। वह कहता है, बाबू साहब ठीक है। और बाबू रामस्वरूप अपने नौकर के साथ इस प्रकार से मिलकर के अतिथि कक्ष की सज्जा में सुधार करते हैं। नौकर चादर की बजाय नौकर रामस्वरूप जी की पत्नी से यानी प्रेमा जी से धोती मांगता है और इस पर वह गुस्सा होकर के रंगमंच पर आ जाती हैं। प्रेमा कहती हैं कि इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही सब काम जल्दी जल्दी में हो रहा है, अभी लड़की का मन नहीं है शादी करने का, और आप खामखा उसके पीछे पड़े हैं, उसकी शादी कर दो, उसकी शादी कर दो। तभी प्रेमा नौकर को चादर लाने का आदेश देकर अपने पति को बताती हैं, उमा शादी के लिए जरा भी उत्साहित नहीं है, ना चेहरे पर पाउडर लगाना चाहती है और ना ही साड़ी पहनना चाहती है, वह अभी शादी नहीं करना चाहती है। लेखक आगे कहता है कि तब रामस्वरूप जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि उमा को संभालने और उसे तैयार करने की जिम्मेदारी उसकी है, पर पत्नी पति पर आरोप लगाती है, ना ही उसे वे अधिक पढ़ाते और ना ही यह दिन देखना पड़ता, उसका केवल एंट्रेंस पास कराना ही काफ़ी था। ऐसा रामस्वरूप जी ने अपनी पत्नी से इसलिए कहा कि उन्हें अपनी पुत्री की संपूर्ण जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसा देखने को मिलता है, प्रायः बच्चियां अपनी माताओं से ही अपनी हर बात को शेयर करती हैं, एक दूसरे के पास संप्रेषित करती हैं, भेजती हैं। तो लेखक कहता है कि रामस्वरूप जी कहते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, अपनी पत्नी प्रेमा से कि आपकी जिम्मेदारी है, वो तैयार हो रही है ना नहीं हो रही है, यह आपका काम है कि उसको तैयार करवाना। लेकिन उनकी पत्नी एक आक्षेप लगाती है उनके ऊपर, आखिर में अगर आपको शादी इतनी जल्दी ही करनी थी तो आप इसको एंट्रेंस पास करा करके, हाई स्कूल पास करा करके और इसका सीधा शादी कर दिए होते, इसको और इंटर या बीए करवाने की क्या ज़रूरत थी। तो इस प्रकार से उनकी पत्नी प्रेमा पुत्री की पढ़ाई पर अपनी रुचि नहीं दिखाती हैं। तो आज आपने क्या सीखा, हम चलते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, रीढ़ की हड्डी प्रस्तुत पाठ किस विधा में लिखा गया है? आपका के विकल्प हैं क निबंध, ख डायरी, ग एकांकी, घ रिपोर्टाज। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो हाँ बच्चों, आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है। यह रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा में लिखा गया एक छोटा सा नाटक है। अब हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प हैं क जगदीश चंद्र माथुर, ख विद्यासागर नौटियाल, ग रामधारी सिंह दिनकर, घ जयशंकर प्रसाद। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प क बिल्कुल सही है। इस पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अब हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपके विकल्प हैं सन 1980 इटावा उत्तर प्रदेश में, ख
सन 1917 खुर्जा उत्तर प्रदेश में। ग सन 1978 सतना मध्य प्रदेश में। घ सन 1980 बांदा उत्तर प्रदेश में। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म, जी हाँ, आपका विकल्प ख बिल्कुल सही है, सन 1917 ईस्वी में और खुर्जा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, रामस्वरूप जी अपने नौकर से क्या लाने के लिए कहते हैं। आपके विकल्प हैं क दरी, ख धोती, ग चद्दर, घ मेजपोश। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि उन्होंने क्या कहा था। जी हाँ, आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है। वे चद्दर लाने के लिए विशेष रूप से कहते हैं कि उसी से उस कमरे की सुंदरता बढ़ सकती है। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, लड़की के तैयार ना होने पर उसकी माँ ने किस प्रकार के व्यंग कसे। लड़की के तैयार ना होने पर उसकी माँ ने किस प्रकार के व्यंग कसे। प्रश्न नंबर 2, रामस्वरूप जी ने अपनी पत्नी से लड़की को तैयार करने की जिम्मेदारी उसका ही है, ऐसा क्यों कहा। रामस्वरूप जी ने अपनी पत्नी से लड़की को तैयार करने की जिम्मेदारी उसकी है, ऐसा क्यों कहा। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।